हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मनन हिंदी व्याकरण तथा रचना क्लास 7 का चैप्टर 4 शब्द विचार लेकर आई हूँ। इस चैप्टर को मैं कुछ नई ट्रिक के साथ बताऊंगी और समझाऊंगी, जिसे आप लोगों ने मन से देख लिया और समझ लिया तो आप भूलना भी चाहो तो भूल नहीं पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो ये है शब्द विचार चैप्टर 4 शब्द विचार। तो पहले जानते हैं कि शब्द विचार कहते किसे हैं। तो व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूपांतर यानी कैसे परिवर्तित किया जाता है उसे, और व्युत्पत्ति मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से जन्म लिया आदि पर विचार किया जाता है, वही शब्द विचार कहलाता है। क्या कह रहा है? व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के प्रकार, रूपांतर और व्युत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है, वह शब्द विचार कहलाता है। शब्द भाषा की वह इकाई है जो वर्णों के योग से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह होते हैं। शब्द क्या होते हैं? तो वह इकाई ऐसी इकाई है शब्द जो वर्णों के योग से, वर्णों मतलब जैसे क ख ग, और इसको जोड़ने से, योग मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह होते हैं। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के योग से बने स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह, है ना। शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्वतंत्र रूप में, अर्थात वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जो स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए करते हैं, जैसे कलम, घोड़ा, हाथी, बैल, बकरी इत्यादि। तो ये सब क्या हुए? ये सब शब्द हुए जिसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पवन, बरसात, मौसम, औरत आदि। यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, जैसे बरसात का मौसम है, औरत, यहाँ दो औरतें खड़ी हैं, तो इस तरह से जब वाक्य बना दिया जाता है तो वो पद कहलाने लग जाते हैं। तो फिर ये जब वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं शब्द को, तो वो शब्द स्वतंत्र नहीं हो रहते, वो वाक्य के अधीन हो जाते हैं, वाक्य के अंडर में हो जाते हैं। किससे किससे बंध जाते हैं? व्याकरण के नियम के अनुसार वो बंध जाते हैं। जैसे वो उपसर्ग रहता है, चाहे प्रत्यय है, कारक है, लिंग है, वचन है, क्रिया काल आदि के कारण वो बंध जाता है। इसी को कहते हैं पद। फिर से एक बार देख लेते हैं। शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है, अर्थात वर्णों का वही शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे पवन, बरसात, मौसम, औरत आदि। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब इनके रूप में कुछ परिवर्तन नहीं होता, कुछ परिवर्तन हो जाता है। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब इनके रूप में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, है ना। इस परिवर्तन के साथ ही वे स्वतंत्र ना होकर परतंत्र हो जाते हैं, तब उन्हें शब्द ना कहकर पद कहते हैं। क्या कह रहा है? इसे समझना है अच्छे से कि यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब इनके रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है, रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के साथ ही वे स्वतंत्र नहीं रहते, वो परतंत्र हो जाते हैं, किसी के अधीन हो जाते हैं, तब उन्हें शब्द ना कहकर पद कहने लग जाते हैं। इसी शब्द को फिर क्या कहने लगते हैं हम लोग? पद कहने लगते हैं। शब्दों के रूप में यह परिवर्तन व्याकरण के नियम, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, लिंग, वचन, क्रिया काल आदि के कारण होता है। जैसे अब लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, एक शब्द तो ये हो गया, तो यहाँ एक वचन में है, एक वचन में है, लड़का एक वचन में है, तो पढ़ रहा भी क्रिया एक वचन में है। तो और यही लड़का लड़के के रूप में आ गया, यानी बहुवचन के रूप में आ गया, तो क्रिया भी बहुवचन के रूप में हो गया। जैसे लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पहले तथा दूसरे वाक्य में शब्दों के रूप में परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन का कारण व्याकरण के नियम है।
है ना। वाक्य में प्रयुक्त ये शब्द अब पद बन गए हैं। अब यही जो लड़का है, इसमें लड़का है, पुस्तक है, पढ़ है, अब ये सब जितना भी है ये सब पद कहलाएगा। अब और यहाँ जो था पवन, बरसात, मौसम, औरत, ये सब क्या था? ये सब शब्द था। अब चलते हैं शब्दों के वर्गीकरण पर। शब्दों के वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? तो 4 आधारों पर किया जाता है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। पहला देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं। जो शब्द परंपरा से मतलब बहुत पहले से आ रहा है और ये किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करता है। जब कोई शब्द हम बोलते हैं तो लगता है कि ये इसके बारे में बता रहा है, तथा जिनके खंड का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पशु, आदमी, पुस्तक, सेना, पेड़, फूल और बहुत सारे शब्द। जितने भी शब्द हैं वो सब जिसका हम इसको अब देखिए, लड़का जो है, लड़का को हम वर्ण विच्छेद करते हैं, इसको टुकड़ा करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। पशु को हम टुकड़ा करते हैं तो प और सु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसी से हम पहचानेंगे कि ये रूढ़ शब्द है। इन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये और ऐसे अनेक शब्द परंपरा से निश्चित अर्थ के द्योतक हैं। इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। रूढ़ शब्द को ही मूल शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द को ही मूल शब्द कहते हैं। परंपरा से चले आ रहे ये शब्द ही रूढ़ शब्द के नाम से प्रचलित है। रूढ़ शब्द क्या कहलाता है? मूल शब्द। और इसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ इसका नहीं रहता। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसको हम टुकड़ा करें, जैसे लड़का है, छत है, घर है, पुस्तक है, कलम है, ये सब को हम टुकड़ा करेंगे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे टुकड़ा करके देखते हैं, का प्लस ला प्लस मा, ये अलग अलग हो गया, इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। अब एक जगह हो जाता है तो ये अर्थ दे रहा है कि ये कलम है। खा देखते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? तो जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द कौन है? लड़का, पशु, आदमी। तो जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, मतलब दोनों जुड़कर बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्दों के योग से बने इन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं। जहाँ 2 रूढ़ शब्द बन गए, जैसे 2 रूढ़ शब्द क्या है? यहाँ देखिए, रसोई प्लस घर। तो जब दोनों अलग अलग हैं तो भी इनका भी अर्थ निकल रहा है और इनका भी अर्थ निकल रहा है, तो इसी को कहते हैं यौगिक शब्द। जब 2 रूढ़ शब्द मिल जाते हैं और दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? रसोई, घर, है ना। तो इसी को कहेंगे यौगिक शब्द, यानी कि 2 रूढ़ शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहेंगे। और इनके खंड जब होते हैं, शब्दों को खंड करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसका भी अर्थ निकलता है। जैसे रसोई घर, विद्यालय, बैलगाड़ी, धर्मशाला, इसी तरह के शब्द जो हैं यौगिक शब्द कहलाएंगे। योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? तो जो शब्द सार्थक खंडों से बने होते हैं तथा अपने शाब्दिक अर्थ का बोध कराने के स्थान पर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द सार्थक खंडों से बने होते हैं, सार्थक खंड यानी कि जैसे विद्यालय, विद्यालय नहीं, हिमालय, तो
इसमें भी खंड होगा, हिम प्लस आलय। तो हिमालय का अर्थ इसका नहीं होता है कि हिम है तो ये बर्फ हो गया, आलय है तो ये घर हो गया, इसका अर्थ नहीं। हिमालय का मतलब हुआ कि यह एक पर्वत है, यह एक क्या है, पर्वत है। तो इसी को कहेंगे योग रूढ़। ये अलग एक विशेष अर्थ देता है कि ये एक पर्वत है। अब जैसे कि गजानन, गजानन, तो ये नहीं कि गज मतलब हुआ हाथी और आनन मतलब हुआ सर, हाथी का सर है ना, तो ये इसका अर्थ नहीं। गजानन का मतलब अर्थ हुआ कि ये गणेश भगवान को कहते हैं गजानन, अलग एक विशेष रूप से इसका बोध कराता है कि गजानन गणेश जी हैं। तो इसी को कहते हैं योग रूढ़, यानी विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये शब्द यौगिक तथा रूढ़ दोनों के मिश्रण से बने हैं। यौगिक शब्द की तरह इनके खंड सार्थक होते हैं तथा रूढ़ शब्दों की भांति इन शब्दों का प्रयोग अर्थ विशेष के लिए करते हैं। जैसे हिमालय, हिम तथा आलय सार्थक खंडों के योग से बना हुआ है। इसका मूल अर्थ बर्फ का घर है, किंतु हिमालय का प्रयोग केवल भारत के उत्तर में स्थित पर्वत विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। क्या कह रहा है यहाँ कि इसका अर्थ हिम तथा आलय के, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि ये बर्फ का घर है ना। ये क्या हमें समझा रहा है कि ये भारत के उत्तर में स्थित जो पर्वत है उसके बारे में बता रहा है कि हिमालय एक पर्वत है। उसी प्रकार से गजानन है तो ये गज प्लस आनन, तो इसका मतलब ये नहीं कि गज हाथी का सर है, ये हम गणेश जी के बारे में कहते हैं। पंकज है तो पंक जोड़ जा, यानी कि कीचड़ में जन्मा हुआ, ये नहीं, पंकज मतलब कमल होता है। पीतांबर, पीत प्लस अंबर मतलब पीला वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र होता है, पीत मतलब होता है पीला। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पीला वस्त्र है। पीतांबर का मतलब हम लोग कहते हैं पीतांबर धारी को, यानी कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो ये सब शब्द जो हैं योग रूढ़ शब्द हैं। अब अगला देखते हैं, दूसरा में है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहेंगे, पहले ये देखते हैं। का में है तत्सम शब्द, तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में जो संस्कृत के शब्द हैं वैसे के वैसे हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, वही शब्द तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे हस्त, हस्ती, तृण, घृत, बानर, ये वृक्ष हुआ और दुग्ध हुआ, ये सब जो सर्प है, चंद्र है, सूर्य है, ये सब सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द किसे कहेंगे, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, संस्कृत में क्या था, हस्त, अब हिंदी में हो गया हाथ। गज होता है, संस्कृत में क्या होता है, गज, हिंदी में हो जाता है हाथी। तृण होता है संस्कृत में और हिंदी में हो जाता है घास। घृत होता है संस्कृत में और घी हो जाता है हिंदी में। बानर होता है संस्कृत में और हिंदी में बंदर हो जाता है। तो यही शब्द तद्भव कहलाते हैं। यहाँ देखिए कुछ शब्द जो हैं तद्भव और तत्सम शब्द दिए हुए हैं। गर्दभ मतलब गधा, अज्ञान मतलब अनजान, दुग्ध हुआ, संस्कृत में दुग्ध है, हिंदी में दूध कहते हैं।
लौह कहते हैं संस्कृत में और हिंदी में लोहा कहते हैं। आश्रय कहते हैं संस्कृत में और हिंदी में आसरा कहते हैं, किसी को आसरा देना। दधि कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में दही कहते हैं। अग्नि कहते हैं संस्कृत में और हिंदी में आग कहते हैं, अग्नि को आग कहते हैं। पुत्र कहते हैं संस्कृत में और हिंदी में कहते हैं बेटा। क्षीर कहते हैं संस्कृत में और खीर कहते हैं हिंदी में। मुख कहते हैं संस्कृत में, तो ये हो गया तत्सम और ये मुंह हो गया तद्भव, है ना। सूर्य हो गया तत्सम, सूरज हो गया तद्भव। ग्राम हो गया तत्सम, गांव हो गया तद्भव। मौक्तिक हो गया तत्सम, मोती हो गया तद्भव। तृण हो गया तत्सम, तिनका यानी घास हो गया तद्भव। पत्र मतलब पत्ता हो जाता है, पत्र तत्सम, पत्ता तद्भव। कार्य मतलब काम करना, तो कार्य हो गया तत्सम, काम हो गया तद्भव। ये सब बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। गा में है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहेंगे? तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं या प्रादेशिक बोलियों से हुई है अथवा परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहा है? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं यानी क्षेत्रीय भाषा में, हर एक क्षेत्र में अपना अपना भाषा होता है, उसी भाषा के बदौलत या परिस्थिति के अनुसार प्रचलित हो जाते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? देशी कहते हैं या देशज शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया, लकड़ी, गाड़ी, घोंसला, जूता, पगड़ी, लोटा, झाड़ू, झुग्गी, पेटी इत्यादि। मैं एक बताऊंगी, एक शब्द है जो है दुपट्टा। दुपट्टा के ले लो, तो यही दुपट्टा कहीं दुपट्टा बोला जा रहा है, कहीं उसे ओढ़नी बोला जा रहा है, कहीं उसे चुन्नी बोला जा रहा है, कहीं उसे चुंदरी बोला जा रहा है। तो यही शब्द जो है देशज शब्द हुआ। अब जैसे कि यहाँ दिया हुआ है झाड़ू, है ना। तो अब झाड़ू है तो कहीं इसे झाड़ू बोल रहे हैं, कहीं इसे बढ़नी बोल रहे हैं, कहीं कुछ और ऐसे करके बहुत सारे शब्द होते हैं जो ये प्रांतीय भाषाओं में को लेकर बोला जाता है, प्रचलित हो जाता है। अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग रूप से वो शब्द आते हैं, तो इसी को कहते हैं देशज शब्द। विदेशी शब्द किसे कहेंगे? हमारे देश में अनेक विदेशी आए, हमारे देश में बहुत सारे विदेशी आए, आक्रमण किए। उनसे संपर्क के कारण उनकी भाषाओं के भी कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए। उनके संपर्क में रहने के कारण हमारे जो कवि हैं, लेखक हैं, सारे जो हैं हिंदी भाषा में पुस्तकें लिखी, ग्रंथ लिखे, उसमें उनके शब्द आ गए हैं। तो इसी विदेशी भाषाओं से आए ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं से आए ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं स्कूल, कॉपी, हॉस्पिटल, टेलीफोन, पेंसिल, पेन, रेडियो, बैंक, लॉटरी, कॉफ़ी इत्यादि। ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। अब दूसरा है फारसी शब्द। तो हफ्ता, मुफ्त, जुर्माना, आमदनी, आवारा, कमरबंद, किनारा, आबरू, आतिशबाजी, गिरफ्तार, बर्फ, नाशपाती इत्यादि। ये सब कौन से शब्द हैं? फारसी के शब्द हैं। अब अरबी के शब्द अमीर, गरीब, अजीब, अक्ल, आदत, औरत, मदरसा, मतलब, तरक्की, दंगा, तारीख, इमारत, इलाज, ईमान इत्यादि। ये सब अरबी के शब्द हो गए। तुर्की से भी लोग आए, तो उनका भी हम लोगों ने अपने हिंदी में स्थान दे दिया। जैसे बहादुर, चकमक, तमगा, कुली, चिक, चेचक, कालीन, बावर्ची, कैंची इत्यादि। पांचवा में पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाल से भी लोग आए, उनका भी भाषा का हम लोगों ने शब्दों को अपने हिंदी में ये स्थान दे दिया। अल्पीन, तंबाकू, साबुन, तौलिया, फित्ता, बाल्टी, अलमारी, अनानास, आलू, प्याला, अचार इत्यादि। एक है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं
जो भिन्न भिन्न भाषाओं यानी 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं या 3 भाषाओं से मिलकर बने हैं, तो उसे हम कहते हैं संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहेंगे? हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों के आपस में जुड़ने से बनते हैं, इन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो वो कौन कौन है जो देख लेते हैं। रेलगाड़ी, तो रेल है जो अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, तो रेलगाड़ी क्या हो गया? संकर शब्द। नेक चलन, नेक चलन ये भी संकर शब्द। नेक हो गया फारसी, चलन हो गया हिंदी। वर्षगांठ, वर्षगांठ देखिए, वर्ष हो गया संस्कृत में और गांठ हो गया हिंदी में, वर्षगांठ हो गया। घड़ी साज ये हिंदी हो गया, ये अरबी हो गया, घड़ी साज हो गया। बस अड्डा, बस हो गया अंग्रेजी, अड्डा हो गया देसी, बस अड्डा। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी हो गया और घर हिंदी हो गया, टिकट घर। रेल यात्रा, रेल हो गया अंग्रेजी और यात्रा हो गया संस्कृत यानी रेल यात्रा। मांग हो गया हिंदी, पत्र हो गया संस्कृत, मांग पत्र। तो इसे हम कहेंगे संकर शब्द, यानी कि 2 भिन्न भाषाओं के मेल से जो बनते हैं शब्द उसे हम कहते हैं संकर शब्द। अब आते हैं तीसरा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के हैं। कौन कौन है? सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो, यानी अर्थयुक्त शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, मैदान, कक्षा, अध्यापिका, अध्यापक, पुस्तक, कलम, घर, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी शब्द जो हैं ये सब सार्थक शब्द कहलाते हैं। ख में निरर्थक शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का कोई अर्थ ना होता हो, अर्थात अर्थहीन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय वाय, तो चाय तो अर्थ दे रहा है लेकिन वाय नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है। रोटी वोटी, तो रोटी तो ये अर्थ दे रहे हैं और वोटी नहीं है लेकिन ये बोलने में आ रहा है, तो इसी शब्द को कहते हैं निरर्थक शब्द। दुकान बुकान, खाना बाना, ताना बाना, आना, ये तो क्या कर रहा है? वाय, वोटी, बुकान तथा वाना ये शब्द क्या है? निरर्थक शब्द कहलाता है। इन शब्द युग्मों में दूसरे शब्द का कोई अर्थ न होने पर भी लोग प्रायः सार्थक शब्दों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। सार्थक शब्द के निम्नलिखित भेद हैं। सार्थक शब्द के भेद भी हैं, कौन कौन हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है का में समानार्थी शब्द, खा में है विलोम शब्द, गा में है एकार्थी शब्द, घा में है अनेकार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो और जो एक ही वस्तु के व्यंजक हो वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा, हवा को क्या कहते हैं? हवा भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं और पवन भी कहते हैं। मतलब एक ही चीज़ को, एक ही शब्द को हम बहुत तरह से बोलते हैं, तो इसे हम समानार्थी या पर्यायवाची कहेंगे। ठीक है। अब विलोम शब्द, विलोम शब्द किसे कहेंगे? तो विलोम शब्द उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। उल्टा, जैसे हार का जीत, अंदर का बाहर, ऊपर का नीचे, रात का दिन, इस तरह के शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्द, जिन पद शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का है तो लड़का का हम लड़का ही लिखेंगे, पुस्तक है तो पुस्तक ही लिखेंगे, पेड़ है तो पेड़ ही लिखना है, तो इसी को कहते हैं एकार्थी शब्द, एक अर्थ देने वाले। घ में है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द। अब आगे चलते हैं। चौथा में प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर वाक्य में शब्दों को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वाक्य में शब्दों को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, इस आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है।
का में है विकारी शब्द, खा में है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। जब लिंग आ गया तो जैसे कि लड़का है तो लड़के हो गया, है ना। वचन है तो लिंग है तो लड़का है तो लड़का का लिंग लड़की हो जाएगा, ठीक है। वचन है तो लड़का का लड़के हो जाएगा। कारक है तो कारक में लड़के को लड़के से, इस तरह से। तो वो सब आने के अनुसार वो जो शब्द है वो अपना रूप बदल देते हैं। इसी को हम विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द के 4 भेद हैं। विकारी शब्द किसमें किसमें होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी संज्ञा भी बदल जाते हैं, सर्वनाम के शब्द भी बदल जाते हैं, विशेषण के भी शब्द बदल जाते हैं और क्रिया के भी शब्द बदल जाते हैं। जैसे अब खेल है, खेल रहे हैं, तो जब लड़के आ गए तो खेल रहे हैं हो जाएगा। लड़का है तो खेल रहा है हो जाएगा। अगर एक वचन में लड़का है तो क्रिया भी एक वचन में ही होगा। तो यही है कि लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार वो अपना रूप बदल देते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। खा में है अविकारी शब्द। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार कुछ भी आ जाए वो अपना रूप नहीं बदलते, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके भी 4 भेद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे राम तेज दौड़ता है, तो ये तेज जो है, चाहे हम इसको लिंग परिवर्तन कर दें चाहे कुछ कर दें, ये तेज तो तेज ही रहेगा, है ना। जैसे राम तेज दौड़ता है, अगर हम सीता कर देते हैं कि सीता, तो उसमें भी तेज ही होगा। सीता तेज दौड़ती है ना। ये बदल गया, दौड़ती है, यहाँ दौड़ता है और वहाँ दौड़ती है। तो दौड़ती क्या हुआ? क्रिया हुआ, तो क्रिया भी बदल गया, संज्ञा भी बदल गया। लेकिन ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के कारण ये अपना रूप ज्यों का त्यों रखे हुए है, तेज कभी नहीं बदलता, यानी कि ये अविकारी शब्द है। देखिए यहाँ भी बताया हुआ है कि राधा तेज दौड़ती है, तो राधा में परिवर्तन हो गया, दौड़ता है, यहाँ दौड़ता है जो था यहाँ दौड़ती है हो गया। तो ये दोनों में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन तेज में परिवर्तन नहीं हुआ। अब जैसे लड़का घर के बाहर खड़ा है, तो यहाँ लड़की घर के बाहर खड़ी है, तो लड़का का ये लिंग परिवर्तन हो गया, है ना। ये लड़का का लड़की हो गया और यहाँ क्रिया भी अलग अलग हो गया। क्रिया यहाँ खड़ा है तो यहाँ खड़ी है हो गया। तो इस कारण इसे हम कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। उपयुक्त वाक्यों में तेज तथा के बाहर शब्द अविकारी शब्द है। लिंग परिवर्तन होने पर भी वे इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसमें लिंग परिवर्तन हो रहा है ना, राम राधा, लड़का लड़की, तो लिंग परिवर्तन के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी कारण ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के भी भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों यह चैप्टर खत्म हुआ। इसका अभ्यास कार्य अगले वीडियो में करूंगी। तब तक इसे पढ़िए और आनंद से रहिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया और जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।